हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हारू ज्योमेटिक्स। हमने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो लेक्चर सीरीज़ थी उसमें हमने अब तक जो पढ़ा हुआ है वो 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेशन देख लिया था कि हम कैसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ निकालते हैं। उसके अंदर भी हमने 5 केसेस देखे थे और हमने हर एक केस का जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे उस टाइप के मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए आपको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट, एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स। तो इसमें जो भी हमारे पास एरर्स होते हैं उसको फिर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने करेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स गेट एग्ज़ाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी एक आया था करेक्शन को अप्लाई करने के लिए और करेक्टेड वैल्यू पूछे थे हमारी, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आज हम इस लेक्चर में देख लेंगे। और हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं, एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं कि एरर्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि मिस्टेक्स क्या होती हैं। लास्ट ईयर जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था कि मिस्टेक्स किसको कहते हैं गेट एग्ज़ाम में। तो थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2-4 नंबर की तो पूछी जा सकती है, तो हम वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली एरर्स क्या होता है, एरर सबको पता ही है कि कोई भी ट्रू वैल्यू हमें मिलती नहीं है। अगर हम कोई भी मेज़र करते हैं तो ट्रू वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास या तो ह्यूमन की तरफ से गलती होती है या फिर इंस्ट्रूमेंट की तरफ से गलती होती है। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है एक तरीके से। तो ये डिस्क्रिपेंसी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी। हाउएवर मेजरमेंट्स आर नेवर एग्जैक्ट एंड देयर विल ऑलवेज बी अ डिग्री ऑफ वेरिएंस रिगार्डलेस ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड यूज्ड। तो मैंने आपको बताया जैसे कि कोई भी एग्जैक्ट नहीं होती है वैल्यू जो भी हम मेज़र कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और फिर हमारे पास देयर विल ऑलवेज बी अ डिग्री ऑफ वेरिएंस रिगार्डलेस ऑफ द सर्वे इंस्ट्रूमेंट और मेथड यूज। तो हमारे पास कोई ना कोई वेरिएशन रहेगा, और मतलब कि हमारे मेजरमेंट्स के तरीके से रहेगा। सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स में जो एरर है वो तो है ही, उसके अलावा हम कैसे मेज़र कर रहे हैं उसके बेस पर भी एरर आता है। दीज वेरिएंसेस आर नोन एज एरर्स विल नीड टू बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड टू मेंटेन स्पेसिफिक सर्वे स्टैंडर्ड्स। तो इसको एलिमिनेट करना पड़ता है, तभी हमें थोड़ा ट्रू वैल्यू के क्लोज वैल्यू मिलेगी। ट्रू वैल्यू तो नहीं मिलेगी बट उसके क्लोज वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन व्हेन केयरफुली फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड सर्वेइंग प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशंस में स्टिल कंटेन एरर्स। एरर्स बाय डेफिनेशन आर द डिफरेंस बिटवीन तो मैंने जैसे बताया था एरर्स अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो ये डिफरेंस है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के। तो स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको लास्ट लेक्चर का भी याद हो तो EMT याद कर लीजिए। एरर जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, EMT। द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड by taking the mean value of a series of repeated measurements. Surveyors must possess skill in instrument operation and knowledge of surveying methods to minimize the amount of error in each instrument. तो एरर हमारे पास मिनिमाइज है, सबसे कम एरर है हमारे पास किसी भी मेजर्ड वैल्यू में। तो उसके लिए बहुत प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उसके लिए हम मेथड्स भी बहुत अच्छे अच्छे अपनाते हैं कि जो बेस्ट मेथड होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं अपने मेज़रमेंट्स के लिए। अब हमारे पास एक मिस्टेक्स होता है, ब्लंडर्स। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था गेट एग्जाम में 1 मार्क्स में कि मिस्टेक्स इनमें से कौन सा है। तो हम ब्लंडर से मिस्टेक्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। ए ब्लंडर और ग्रॉस एरर इज ए सिग्निफिकेंट अनप्रेडिक्टेबल मिस्टेक कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर डेट ऑफन लीड्स टू लार्ज डिस्क्रिपेंसी। तो ये जनरली हमारे ह्यूमंस की वजह से होता है। जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो सिग्निफिकेंट अनप्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स जो होती हैं वो ह्यूमन की वजह से होती हैं। और इसका जो एरर होता है, वो एरर का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ब्लंडर्स आर टिपिकली द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको दिख रही है, केयरलेसनेस मीन्स हमने अच्छे से रीडिंग नहीं लिया है, मिस कम्युनिकेशन हो गया, हमने किसी को बोला भाई इतनी रीडिंग है लेकिन इतनी रीडिंग उसने गलत लिख ली, मिस कम्युनिकेशन हो गया। फटीग हो गया, पुअर जजमेंट, हमने किसी की आइज़ में प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले पा रहा है तो पुअर जजमेंट हो गया। ये सारे एग्जांपल जो है वो हमारे पास ब्लंडर या मिस्टेक्स हैं। जैसे अगर पॉइंट्स वाइज समझा जाए तो
इम्प्रॉपरली लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट, ये भी मिस्टेक है। हम कर सकते थे इसको प्रॉपरली थोड़ा टाइम देकर, और थोड़ा टाइम देकर बार बार, जिस पे हमारे पास लेवलिंग अच्छे से हो सके, लेकिन हमने नहीं की, तो वो भी मिस्टेक ही है। सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट्स और टारगेट ओवर द रॉन्ग कंट्रोल पॉइंट, हमें मेजरमेंट चाहिए थी ए की, बी पे हमने फोकस कर लिया, टारगेट कर लिया, उसकी रीडिंग नोट कर ली, तो वो भी मिस्टेक है। ये ब्लंडर ही हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ए के बदले बी की वैल्यू ले ली हमने, और ये ह्यूमन के द्वारा ही हो रही है, जो कि एलिमिनेट भी हो सकती है। इनकरेक्टली एंटरिंग ए कंट्रोल पॉइंट नंबर इन द डाटा कलेक्टर, ट्रांसपोजिंग नंबर और मिसप्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट, जब हम नोट कर रहे हैं रीडिंग तो उसमें डेसिमल पॉइंट 3 के बाद लगना था, लेकिन हमने 2 के बाद लगा दिया, 4 के बाद लगा दिया, तो ये बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं, जिसे हम मिस्टेक कहते हैं। तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, ये कुछ वर्ड्स याद कर लेना, केयरलेसनेस, मिसकम्युनिकेशन, फटीग और पुअर जजमेंट, ये जो 4 की वजह से होता है वो मिस्टेक्स होता है। बाकी जिसके मिस्टेक के अलावा जितना भी होता है वो सारा एरर कहलाता है। ऑल ब्लंडर्स मस्ट बी फाउंड एंड एलिमिनेटेड प्रायर टू सबमिटिंग अ सर्वे फॉर इंक्लूजन इन द प्रोजेक्ट मैपिंग। तो बेसिकली जितनी भी ब्लंडर्स हैं वो सबसे पहले एलिमिनेट किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट का होता है। अगर हम देखा जाए एज कम्पेयर टू एरर, इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा एरर का जो मार्जिन होता है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें सबसे पहले ये एलिमिनेट करने चाहिए। ब्लंडर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड बाई रिएक्टिंग टू आउट ऑफ टॉलरेंस मैसेज बाय डाटा कलेक्टर व्हेन दे अकर। तो हमारे पास क्या है, सही से कम्युनिकेशन वगैरह हो और थोड़ा अच्छे से हम केयरफुली रीडिंग्स को नोट करें, तो ये एलिमिनेट किए जा सकते हैं। बट ये हमारे पास हर एक वैल्यू में एलिमिनेट होने चाहिए, नहीं तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी ही नहीं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, बेसिकली दो ही होते हैं टाइप्स ऑफ एरर, फिर उसके अलग सब यूनिट्स हैं। जैसे एक है सिस्टमेटिक, एक है रैंडम। रैंडम जो है हमारे पास वो सिस्टमेटिक तो हमारे पास कंजिक्यूटिव है, जो कि एरर जुड़ता जाता है, और रैंडम को हम एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, जो कि कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। तो दोनों को पढ़ लेते क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर्स आर कॉज्ड बाय द सर्विंग इक्विपमेंट, ऑब्जर्वेशन मेथड्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सर्विंग इक्विपमेंट्स की वजह से, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स की वजह से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है सिस्टमेटिक एरर। अगर सर्विंग के इक्विपमेंट में ही कोई एरर है और उसी से हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं, तो वो एरर जो ऐड ऑन होता जाएगा, तो वो एक कॉन्जिक्यूटिवनेस आ जाएगी उसके अंदर। या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन मेथड है, अब पूरे मेजरमेंट के अंदर वही मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो भी जुड़ता जाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, सेम एनवायरमेंट कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो वो एरर जुड़ता जाता है, कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है। अंडर द सेम मेजरमेंट कंडीशन दीज एरर्स विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव 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 जुड़ता जाएगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव 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 होता रहेगा। वो ऐसा नहीं हुआ कि एक बार पॉजिटिव हुआ एक बार नेगेटिव हुआ, वो एक्सीडेंटल एरर या फिर रैंडम एरर्स में होता है। सिस्टमेटिक एरर्स में वो एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो, एक्यूमुलेशन। बिकॉज सिस्टमेटिक एरर्स आर रिपीटेटिव एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज क्यूमुलेटिव एरर्स। तो जैसे मैंने बताया सेम टू सेम है। ऑल्दो some systematic errors are difficult to detect, the surveyor must recognize the conditions that cause such errors। तो हमारे पास ये इसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे पास सर्वेयर्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जैसे अगर लेंथ ऑफ चैन की जो लेंथ है वो अगर बढ़ी हुई है, तो वो एरर जो है हमारे पास ऐड ऑन होता रहेगा। तो उसको हमें बार बार मेज़र करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास जो लेंथ है चैन की वो बढ़ती रह रही है, बढ़ी हुई है। तो उससे हम क्या, फिर उसको एलिमिनेट करेंगे, फिर करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो हमें ये डिटेक्ट करना है, भले ही डिफ़िकल्ट हो लेकिन डिटेक्ट करना चाहिए। द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड सेवरल एग्जांपल्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। एग्जांपल्स है ये, इनकरेक्ट टेम्परेचर, नॉट अप्लाइंग कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन कॉन्स्टेंट्स और इंस्ट्रूमेंटल हाइट्स, इनकरेक्ट प्रिज्म ऑफसेट, इनपरफेक्ट एडजस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये अगर हमारे पास जैसे ये 3 थे कि अगर ऑब्जर्वेशन मेथड्स है, सर्विंग इक्विपमेंट्स में कोई एरर है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एरर है, ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, 1 2 3। इसी के सब एग्जांपल्स दे रखे हैं ये। तो ये 3 चीज़ें जो सिस्टमेटिक एरर कॉज करती हैं।
द इफेक्ट ऑफ दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, तो प्रॉपरली लेबलिंग करेंगे हम। उसके बाद बैलेंसिंग फोर साइड बैक साइड रीडिंग लेंगे, और जैसे कि डिफरेंस जो है फोर साइड और बैक साइड में कितना होना चाहिए, फोर बियरिंग बैक बियरिंग में 180 डिग्री का होना चाहिए। तो उसी हिसाब से एंटरिंग द अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल करेक्शन फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट हाइट्स, टारगेट हाइट्स, प्रिज्म ऑफसेट, ये सब हम अच्छे से एंटर करेंगे। जैसे टोटल स्टेशन में डालते हैं तो अच्छे से मेजर करके डालेंगे। पीरियडिकली कैलिब्रेटिंग द सर्विंग इक्विपमेंट, बार बार इक्विपमेंट को चेक करेंगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो मीन्स जो ऊपर के तीन थे उनको याद कर लीजिए, और उससे एंटी चीज़ें करेंगे तो वो एरर एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद रैंडम एरर्स आता है। रैंडम और एक्सीडेंटल एरर्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉर अ सिंगल मेजरमेंट और a series of measurements. It is the error remaining after all possible systematic errors and blunders have eliminated. तो अगर हमने सिस्टमेटिक एरर हटा दिया और मिस्टेक्स हटा दी तो बचा क्या, वो रैंडम एरर बचेगा। अब रैंडम एरर जो है हमारे पास, इसमें अच्छी चीज़ है कि एक्यूमुलेट नहीं होता है। या तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लो हमने एक रीडिंग ली, उसमें पॉजिटिव एरर आ सकता है, नेक्स्ट रीडिंग ली तो नेगेटिव एरर आ सकता है। तो ये जो है हमारे पास कम ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा एरर नहीं बढ़ता है हमारे पास। रैंडम एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड आर ऑफन कॉज्ड बाय द फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्वेयर। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये जनरली अकर करता है, भले क्वांटिटी लेस हो पर ये अकर करेगा। देयर अकरेंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एरर्स ऑफ दिस टाइप आर कंपेंसेटिंग, तो ये कंपेंसेटिंग होते हैं, क्यूमुलेटिव नहीं होते। एंड आर टेंड एट लीस्ट पार्शियली कैंसिल देमसेल्फ मैथमेटिकली, तो अपने आप को वो कैंसिल भी कर देते हैं कभी कभी। बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ चांस, दे विल रिमेन टू सम डिग्री इन एवरी मेजरमेंट। तो कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मिसक्लोजर और रेजिडुअल्स आर द डिफरेंस इन अ measurement or a series of measurements from an established value. Random errors account for the misclosure when systematic errors have been corrected and blunders have been removed. तो अगर तीनों चीज़ देखा जाए तो रैंडम एरर जो है वो आना ही आना है, क्योंकि वो हमारे पास सर्वेयर के कंट्रोल में नहीं रहता। तो रैंडम एरर्स को हम मिसक्लोजर के लिए अकाउंट फॉर कर लेते हैं, और सिस्टमेटिक एरर के लिए करेक्शन अप्लाई करते हैं, और ब्लंडर्स को हम रिमूव कर देते हैं सिंपल, क्योंकि ब्लंडर्स जो है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो उसको रिमूव करना पड़ता है, और सिस्टमेटिक एरर्स को करेक्शन अप्लाई करके हटाना पड़ता है। उसके बाद जो मिसक्लोजर है, जो रैंडम एरर्स हैं उनको मिसक्लोजर के लिए अकाउंट फॉर करना पड़ता है। मिसक्लोजर्स आर कंप्यूटेड व्हेन एग्जिस्टिंग लेवल लूप्स, ट्रैवर्सेस एंड जीपीएस नेटवर्क्स। रैंडम एरर्स कन्फर्म्स टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड आर देयरफॉर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्वे। तो एक ये पॉइंट भी है कि रैंडम एरर्स जो है वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, और इसलिए खुद को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द सर्वे। बिकॉज ऑफ देयर रैंडम नेचर, करेक्शन फैक्टर्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड एंड अप्लाइड एज दे आर विद सम सिस्टमेटिक एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स को जैसे करेक्ट किया जाता है वैसे इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। हाउएवर दे कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ प्रोसीजर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी नोन एज द लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो जो रैंडम एरर्स है वो हमारे पास एस्टिमेट कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से। तो इसका भी मैंने आपको बताया था लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो दिस मेथड कंप्यूट्स द मोस्ट प्रोबेबल adjusted values and precision of the survey. The least square method may also reveal the presence of large blunders. तो blunders भी निकाल सकते हैं और random errors भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चीज़ें हैं एरर सोर्सेज, कि जो एरर आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो हमारे पास मेन टॉपिक देखा जाए तो तीन सोर्सेज हैं, नेचुरल एरर्स है, इंस्ट्रूमेंट्स एरर्स है, और ह्यूमन एरर्स है। तो नेचुरल एरर्स है जो नेचुरली प्रेजेंट है उनकी वजह से एरर, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, अर्थक्वेचर और टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन, विंड स्पीड, एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एग्जांपल है वो नेचुरल एरर्स के एग्जांपल है। इनकी वजह से क्या नेचुरल एरर अकर करता है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू में। मैनी ऑफ दीज एनवायरमेंटल कंडीशन में भी कैन बी कंपेंसेटेड फॉर बाई अप्लाइंग ए करेक्शन फैक्टर टू ईच मेजरमेंट। अगर हम करेक्शन अप्लाई करेंगे तो ये
कंपनसेट कर सकते हैं अगर हम कोई भी करेक्शन अप्लाई करेंगे। कॉमनली यूज्ड करेक्शन फैक्टर्स आर पीपीएम एंड कर्वेचर रिफ्रैक्शन कॉन्स्टेंट्स। तो कुछ हैं कर्वेचर रिफ्रैक्शन कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, या फिर हम पार्ट्स पर मिलियन में करेक्शन फैक्टर ले सकते हैं। द पीपीएम करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड टू स्लोप डिस्टेंसेज टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस। द करेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग ऑब्जर्व टेम्परेचर एंड प्रेशर रीडिंग्स। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन जो करेक्शन फैक्टर लेते हैं वो जनरली स्लोप डिस्टेंस जब हम निकालते हैं उसमें जो एरर आता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे हाइट जाता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है, प्रेशर चेंज होता है हमारे पास और टेम्परेचर भी चेंज होता है, विंड स्पीड भी चेंज होती है, तो वो सारा पीपीएम करेक्शन फैक्टर ले सकते हैं। तो विद ईच इंस्ट्रूमेंट सेटअप न्यू टेम्परेचर एंड प्रेशर रीडिंग्स शुड बी टेकन एंड द पीपीएम कांस्टेंट रिवाइज इफ नेसेसरी। द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कांस्टेंट इज अप्लाइड टू द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो पीपीएम फैक्टर लेंगे, कांस्टेंट फैक्टर लेंगे, और अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन कांस्टेंट फैक्टर लेंगे। कांस्टेंट लेंगे तो उससे क्या हमारे पास करेक्टेड वैल्यू थोड़ी मिलेगी। द कांस्टेंट करेक्ट्स फॉर द अर्थ्स कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड शुड बी अप्लाइड टू द survey by the data collector. There are other natural phenomena and can lead to measurement errors. Intense direct sunlight may cause differential expansion of the components of the instruments resulting in minor errors. तो हमारे पास सनलाइट की वजह से, जैसे कि अगर आप टेप करेक्शन फैक्टर में देखेंगे तो हम उसमें टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर लेते हैं, तो जो टेम्परेचर मान लो, या फिर इसमें जैसे बोला है थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर भी लेते हैं उसमें टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर में, तो सनलाइट की वजह से भी कुछ एरर्स आता है, बट ये माइनर एरर है। तो टेप करेक्शन फैक्टर में हम जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हमारे पास इसमें भी हम ले सकते हैं, बट ये माइनर एरर के अंदर आता है। दिस इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय ऑपरेटिंग ऑन क्लाउडी डेज, टाइम्स ऑफ लो सन एंगल्स और यूजिंग ए पैरासोल टू शेड द इंस्ट्रूमेंट। हीट वेव्स कैन कॉज डिस्टॉर्शन इन लाइन्स ऑफ साइट नियर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज। तो जैसे जैसे अगर गर्मी ज़्यादा रहती है और हम अगर अर्थ किसी भी रोड पर रीडिंग लेते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे वो पानी की तरह और थोड़ा अर्थ का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वेपर सा बनता है उधर, तो हीट वेव्स जनरेट होती हैं उधर, जिसकी वजह से मीडियम चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज हो जाता है तो रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज हो जाता है वो, और वहाँ पे हमारे पास रीडिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स कैन बी मिनिमाइज बाय सर्वेइंग इन कूलर क्लाउडी पीरियड्स। तो मीन्स एंटी चीज़ें करेंगे कि वो अफेक्ट ना हो, तो उस तरीके से हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेचुरल एरर से हम ट्राई कर सकते हैं कि नेचुरली उसको कॉन्ट्रैक्ट करें। ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा शाम के टाइम पे हम रीडिंग लें, या फिर जो भी है टेम्परेचर प्रेशर अगर हाइट पे डिफरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से हम करेक्शन फैक्टर लगा देंगे। दो करेक्शन है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन कांस्टेंट लगा देंगे। अगर हम स्लोपिंग डिस्टेंस नाप रहे हैं तो पीपीएम करेक्शन फैक्टर लगा देंगे। तो नेचुरल को हम बस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को हम कैसे करेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर कॉज्ड बाय इम्परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड, एडजस्टेड और कैलिब्रेटेड सर्विंग इक्विपमेंट। तो जब भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है वो बनाने के टाइम पे आता है। अब बनाने के टाइम पे और हमने ख़रीद लिया तो उतना पता नहीं चलता, तो ये क्या है, उसी टाइम पे करेक्ट होना चाहिए। इम्परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड है या एडजस्ट नहीं किया गया है, या फिर जो कैलिब्रेशन चार्ट होता है उसके साथ साथ तो कैलिब्रेटेड भी सही से होना चाहिए इक्विपमेंट जो है। मोस्ट ऑफ दीज एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर्ली लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट, बैलेंसिंग बैक साइड फोर साइड शॉट्स। तो बैक साइड फोर साइड आपको करोगे तो उससे थोड़ा एरर पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें फेस लेफ्ट फेस राइट होता है, तो उससे क्या रीडिंग सेम मानी चाहिए, बस 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। बस 180 डिग्री प्लस रहेगा या फिर 180 डिग्री माइनस रहेगा बैक साइड फोर साइड में, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल में एरर है या नहीं है। अगर और हमें अच्छे से लेवलिंग भी करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को। रिड्यूसिंग मेजरमेंट डिस्टेंस, तो जिससे कि कर्वेचर इफेक्ट ना आए, तो डिस्टेंस जो है थोड़ा शॉर्ट रहना चाहिए। ऑब्जर्विंग डायरेक्ट एंड रिवर्स पॉइंट पोजीशन, डबल सेंटरिंग, तो हम अच्छे से सेंटरिंग भी करें, लेबलिंग करें तो एरर को कम कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर को। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, अगर आप देखोगे तो नाम से ही पता चल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो prolonged storage exposure to rapid changes in temperature and jarring during transportation may lead to instrument maladjustments। तो जैसे कि जहाँ पे
जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो इंस्ट्रूमेंट बनाए, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वहीं पे यूज़ करें। मान लो कि हमारे पास बॉम्बे में बना है और हम यूज़ कर रहे हैं उसको हिमाचल प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का, प्रेशर का, तो उसकी वजह से एरर आ ही सकता है और उसकी वजह से एरर आता भी है। तो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, माल एडजस्टमेंट्स कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को। कॉलिमेशन एंड अदर साइटिंग एरर्स कैन बी डिटरमाइंड एंड कंपनसेटेड फॉर by specific instrument adjustments. Before making instrument adjustments or beginning surveying operations, allow the instrument to adapt to the ambient temperature before proceeding. तो हमारे पास जैसे हम सर्वे करते हैं, चैन सर्वे करते हैं, तो उसके लिए हम टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर लेते हैं। चैन नहीं तो अगर आप देखो टेप के लिए करेक्शन फैक्टर लगाते हैं तो T-T0 करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास कि वो टेप किस टेम्परेचर पे बना और किस टेम्परेचर पे अभी हम फील्ड एडजस्टमेंट ले रहे हैं, वो फील्ड का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो उससे क्या टेप करेक्शन फैक्टर भी लगता है। तो टेम्परेचर के लिए लगा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए भी लगा सकते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट एरर्स कैन बी फर्दर मिनिमाइज बाय पीरियडिकली कैलिब्रेटिंग सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिज्म रॉड्स एंड ट्राइबैक्स। ईयरली मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स आर परचेज टू एंश्योर द WY/DOT. सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलरली क्लीन, कैलिब्रेटेड एंड एडजस्टेड बाय द ऑथराइज्ड टेक्नीशियन। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास, एक तो उनको कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बार बार पीरियडिकली चेक करते रहो बैक साइड फोर साइड से, या फिर जो भी कैलिब्रेशन चार्ट है उस हिसाब से एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो उसको करेक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत है, और उसको कैलिब्रेट करते रहो, रेगुलरली क्लीन भी करते रहो और रेगुलरली चेक भी करते रहो उसको। Occasionally, during these service visits, the data collectors operating system firmware will be replaced with the most current version. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मीन्स यही है कि उसको बार बार चेक करते रहो और जो भी कैलिब्रेशन है उसके हिसाब से अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट दैट इक्विपमेंट सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग आउट ऑफ टॉलरेंस is sent to the appropriate service center. The photogrammetry and service section should be notified prior to sending equipment for unscheduled adjustment, calibration and or repairs. तो जो भी अगर टाइमली पीरियडिकली उसको चेक कर रहे हैं कैलिब्रेटिंग सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स को, तो अगर लिमिट के अंदर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम भेजेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स के जो भी हमारे पास फिजिकल लिमिटेशंस है, जैसे कि हम कहीं पे जा नहीं सकते हैं या फिर हमारी आइज़ में प्रॉब्लम्स है तो सही से साइटिंग नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से जो एरर आता है वो ह्यूमन एरर्स के अंदर आता है। ह्यूमन एरर्स आर कॉज्ड बाय फिजिकल लिमिटेशन, इनकंसिस्टेंट सेटअप एंड ऑब्जर्वेशन हैबिट्स ऑफ द सर्वे। जल्दीबाजी में होते हैं कुछ के, जल्दी जल्दी रीडिंग ले ली तो उससे एरर तो आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल, माइनर एरर्स रिजल्ट फ्रॉम मिस अलाइनिंग द टेलीस्कोप, क्रॉस हेयर्स ऑन द टारगेट और नॉट होल्डिंग द टारगेट रॉड परफेक्टली प्लम। हमने वर्टिकली हेल्ड नहीं कर रखी, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहती है। फ़ोन पे बात करते करते हम रीडिंग लेते हैं, एक हाथ से हमने टारगेट रॉड पकड़ रखी है तो वो टेढ़ी रहती है, जबकि एक तरीका होता है कि हमें जस्ट पीछे खड़े रहना है रॉड के और अपने नोज़ से लगा के एकदम सीधी रॉड रखनी होती है। दीज एरर्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट टू सम डिग्री इन एवरी ऑब्जर्वेशन। However, by following established setup and collection procedures, many potential errors can be minimized. अगर हम अच्छे से रीडिंग लें तो ह्यूमन एरर्स तो जो है वो मिस्टेक और ब्लंडर्स ही मान लो, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, अगर होते हैं तो जो कि हम रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम उसको अगर अच्छे से पहले से ही रीडिंग लें तो वो बहुत कम एरर्स आएंगे, हमारे ह्यूमन एरर्स जो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये हमारे हाथ में ही होता है ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट करना। Because any surveyor is only as accurate as the instrument target setup is secure, level tripod is paramount. A tripod should always be used to stabilize the backside target when placing it over a control point. तो मीन्स कि वो ट्राइपॉड सीधा होना चाहिए, ना कि टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, क्योंकि उसी जिस पॉइंट पर रखा, एक तो पॉइंट पर भी रखा रहना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे भी जल्दीबाजी में भी किसी और पॉइंट पर रख दिया, तो उससे क्या उस पॉइंट की रीडिंग आएगी, ना कि हमारे पास जो टारगेट पॉइंट है उसकी रीडिंग नहीं आएगी। When positioning the tripod firmly, press the tripod feet into the ground. तो जो नीचे का जो फीट होता है ट्राइपॉड का, उसको ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। Place the tripod legs in a position that will reduce the amount of walking near the instruments. तो ट्राइपॉड के जो फीट्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर होने चाहिए, जिससे कि वो हिले डुले ना ज़्यादा और वो फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम लेबलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, तो वो भी परफेक्टली होनी चाहिए।
मिनिमाइजिंग मूवमेंट अराउंड द ट्राइपॉड विल रिड्यूस द chances of bumping it. In windy conditions it may be necessary to place sandbags on the feet of the tripod to ensure stability. तो मीन्स है कि पैर जो ट्राइपॉड के जो 3 पैड्स होते हैं, ये होता है ट्राइपॉड के, तो जो ये थोड़ा सा ये जो नीचे का होता है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये जो नीचे के पैर होते हैं वो थोड़े नुकीले टाइप होते हैं, तो ये क्या ग्राउंड के अंदर फिक्स करते हैं। अगर हवा तेज़ चल रही है तो इसके ऊपर क्या हम सैंडी बैग्स भी रख सकते हैं, सैंड बैग्स रखने चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। When setting up on steep slopes, positions 2 tripod legs on the downhill side. Periodically check the optical plummet to verify that the instrument is still centered over the point. तो सेंटरिंग और लेवलिंग अच्छे से होनी चाहिए। एक प्लमेट होता है तो बार बार चेक करना चाहिए कि सेंटरिंग अच्छे से है या नहीं है। पीरियडिकली चेक द लेवल बबल, लेवलिंग अच्छे से है या नहीं, बार बार चेक करना चाहिए। एक रीडिंग के बाद फिर से चेक करो, ऐसा नहीं है कि एक बार चेक कर लिया और फिर सारी रीडिंग ले ली। दैट द इंस्ट्रूमेंट इज स्टिल हॉरिजॉन्टल प्लेन। द लेवल बबल शुड होल्ड वन पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज स्मूथली रोटेटेड थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये तो जब हम लेवलिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि उसको हर एक लेग के परपेंडिकुलर रख के फिर लेवलिंग किया जाता है। तो फिर उसको 360 डिग्री अगर हम उसको रोटेट भी करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, तो वो जो बबल है वो अपने सेंटर में ही रहता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। उसी को परफेक्ट लेवलिंग कहते हैं। व्हेन टेकिंग एन ऑब्जर्वेशन विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द सेंटर ऑफ द टारगेट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ रेटिकल और क्रॉस एयर। जब हम टारगेट को साइड कर रहे हैं तो वो जो क्रॉस एयर आता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला, जो बड़ा वाला क्रॉस एयर होता है, वो सही से टारगेट करना चाहिए। टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली सेट द टेलीस्कोप टू द सम पार्ट ऑफ द टारगेट, टर्न द ओकुलर और आईपीस अंटिल द रेटिकल इज क्लियरली फोकस्ड। और फोकसिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कुछ ब्लर में ही अपने अंदाजे से ले लेते हैं क्या टारगेट हो गया, पर फोकसिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। तो मीन्स ये है कि अगर एरर को कम करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ओवरऑल यही है। ह्यूमन एरर तो हम आराम से कम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा मन से और ध्यान से काम करें तो। व्हेन द ऑब्जर्वर्स आई मूव्स बिहाइंड द ओकुलर, द टारगेट एंड रेटिकल शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। तो हमारे पास टारगेट और फोकसिंग अच्छे से होनी चाहिए अगर हमें प्रॉपर और ट्रू वैल्यू के क्लोज वैल्यू चाहिए तो। उसके बाद ये थ्योरी हो गई है और हमारे पास कुछ करेक्शंस के जैसे कि जो एरर्स हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो उसका ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो उसके लिए मैं आपको मेन तो 3 तरीके हैं, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं 2 ही केस पूछे जाते हैं। एक हम ऐसे जो हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होता है तो उससे हम कैसे करेक्शन अप्लाई करते हैं, एक तो इस टाइप का एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको, और दूसरा हमारे पास प्रोबेबल एरर गिवन होता है उसके कैसे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल। ये तीसरा भी केस होता है लेकिन ये हमारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन केस ऑफ लाइन और लेवल्स द करेक्शन टू बी अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर ऑफ द फील्ड मेजरमेंट, अगर कोई भी फील्ड मेजरमेंट में एरर आता है, जैसे कि अब ये एरर कैसे पता चलेगा, हमें ट्रू वैल्यू पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों सम का जो एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब हमने मेज़र किया, एक एंगल ए मेज़र किया, एक बी मेज़र किया, एक सी मेज़र किया, तीनों को अगर हमने ऐड ऑन किया तो या तो हमारे पास 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है या फिर हमारे पास 180 डिग्री से कम आ रहा है। तो लेकिन आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 180 डिग्री। तो जब ये आ नहीं रहा है 180 डिग्री, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है उसमें। तो जो प्लस में एरर है या माइनस में एरर है या फिर जो करेक्शन कह लो, क्योंकि करेक्शन जो होता है वो माइनस ऑफ एरर होता है, तो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंगल ए में, बी में और एंगल सी में। अब कितना कितना प्रोपोर्शन हम उसमें करेक्शन अप्लाई करेंगे एंगल ए में, बी में, सी में, वो हमारे पास 2 केस बनेंगे। या तो हमें वेट गिवन होगा उसका या फिर प्रोबेबल एरर गिवन होगा। तो अगर वेट गिवन है तो करेक्शन जो अप्लाई होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन के। अगर प्रोबेबल एरर गिवन है तो वो जो करेक्शन अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबल एरर के। तो इस टाइप के एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थ्योरी देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीधा एग्जांपल ही स्टार्ट करूँगा।
न्यूमेरिकल से। whenever observation are made in the field, it is always necessary to check for the closing error if any. The closing error should be distributed to the observed quantities. तो जो भी एरर आएगा, मान लो कोई भी 4 का ले रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो जो अंदर के 4 एंगल है, इन चारों का सम कितना होगा वो गिवन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एंगल है, मान लो ये है, तो 1 2 3 4, इन चारों का सम कितना होना चाहिए ये हमको पता है, 360 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि एक ट्रायंगल का बताया था 180 डिग्री होना चाहिए, वैसे ही ये हमारे पास इन चारों का एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। लेकिन नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो वो करेक्शन अप्लाई करेंगे। करेक्शन किस बेस पे अप्लाई करेंगे, या तो हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा या फिर प्रोबेबल एरर दे रखा होगा। अगर वेट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अप्लाई करेंगे करेक्शन, और अगर प्रोबेबल एरर है तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाई करेंगे। और ये थर्ड केस है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं दो के ही एग्जांपल कराऊंगा। और लास्ट ईयर जो आया था वो इसी दोनों पार्ट्स में से ही एक पे आया था। तो हमारे पास थर्ड जो है, इन केस ऑफ लाइन और लेवल्स के अगर करेक्शन अप्लाई करते हैं तो वो लेंथ ऑफ लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाई करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे केस में 1 और 2 ही है। तो इसके एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे हारू ज्योमेट्रिक्स चैनल को। और उसके बाद कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और उसके बाद आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।